वर्ण पर आधारित आज अपनी ये दूसरी क्लास है। और आज की इस क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बार हम पिछली क्लास में अपना ध्यान है वो आकृष्ट करेंगे, जहां हमने सबसे पहले जाना था कि वर्ण के सामान्य परिचय के बारे में, और फिर हमने वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोग की हमने बात की थी। तो उनके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं एक बार हम उनका दोबारा दोहरान कर लेते हैं। कि सबसे पहले हमने देखा था कि वर्ण किसे कहते हैं, और हमने जाना था कि मानव मुख से निकलने वाली अखंड ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। उससे आगे हमने वर्ण की सबसे छोटी इकाई और फिर वर्ण की सार्थक इकाई, वर्ण की पूर्ण इकाई की चर्चा की थी। और उससे आगे हमने वर्ण विच्छेद की बात की थी, और हमने जाना था वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं या वर्ण विच्छेद होता क्या है। तो वहाँ हमने देखा था कि शब्द से यानी किसी भी शब्द के व्यंजन से स्वर या मात्रा को अलग करके लिखना क्या कहलाता है, स्वर या उसकी मात्रा को अलग करके लिखना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो आइए देखते हैं आज इससे आगे। एक तो हमने कल जो भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की थी, सबसे छोटी इकाई, तो ऐसा करो आप उसमें ये है ना, भाषा की छोटी इकाई का जो आरोही क्रम है यही लिख लेते हैं अपन, है ना, ताकि किसी प्रकार का फिर अपने कंफ्यूजन वो रहेगा नहीं। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है, ध्वनि या फिर वर्ण। उसके बाद हमने बात की थी सार्थक इकाई, और वहां हमने लिखा था शब्द। तो शब्द को पद भी कहते हैं, शब्द को पद भी कहते हैं। तो इस प्रकार फिर आगे देखिए पद बंध, और उससे आगे उपवाक्य, उपवाक्य, फिर वाक्य, और ये देखिए सबसे अंत में अनुच्छेद, अनुच्छेद। अब आपके मन में भाषा की इकाई को लेकर के किसी प्रकार का जो डाउट है वो नहीं रहेगा। आप जब जहां पर भी भाषा की इकाई की बात की गई है तो वहाँ जो आपको विकल्प मिले हुए हैं उनमें ये जो आपको क्रम दिखाया हुआ है आरोही, तो ये आप देखना। फिर वर्ण विच्छेद को हमने जाना था, और वर्ण विच्छेद में जो एक चीज रह गई वो यही है कि वर्ण विच्छेद में प्रश्न किस प्रकार से किए जाते हैं। तो आप निश्चित रहिए कि यदि आपने वर्ण विच्छेद को अच्छे से जान लिया है तो फिर आप प्रश्न है वो भी कर देंगे। और फिर भी हम देख लेते हैं एक या दो प्रश्न कि वर्ण विच्छेद से किस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। तो ये देखिए आप एक प्रश्न देख लेते हैं, और प्रश्न है ये देखिए, किस शब्द में स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग हुआ है, व्यंजन का प्रयोग हुआ है। ये देखिए, यानी कि हमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें ये देखना है कि उसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग हुआ है, स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग हुआ है। तो ये देखिए आप, जैसे किरण, और दूसरा जो अपने ऑप्शन मिला है ये है कर्म, तीसरा जो ऑप्शन है ये अपने पास है काज, और चौथा जो ऑप्शन है ये अपने पास है कृपा। ये देखिए, इनमें हमें उस विकल्प का चुनाव करना है जिसमें स्वर रहित, स्वर रहित का मतलब है जिसमें मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग हुआ है। तो यहां तो किसी प्रकार का डाउट है ही नहीं आप, है ना। और यहां भी देखिए, यहां भी कोई डाउट नहीं है
इन दो प्रश्नों, इन दो विकल्प को लेकर के है ना। तो ये बात हमने कल अच्छे से जान लिया था कि ये री है ना। और तो यहाँ भी ये भी उत्तर नहीं होगा। और यहाँ हम देखेंगे, ये देखिए आप, यहाँ जो क है, क के नीचे रह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ये आपके लिए जानना जरूरी है कि ये जो क्रम जो लिखा हुआ है ना, इसमें क है ना, ये आधा है, न कि रह के साथ तो अ का योग है, रह के साथ तो अ का योग है। एक तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा हमसे ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से या फिर किस शब्द के सभी जो व्यंजन है वो स्वर युक्त है या फिर मात्रा युक्त है। वहां पर हमारे पास 3 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जिनमें व्यंजन है वो स्वर रहित रहेंगे, और एक ऐसा रहेगा जिसमें सभी जो व्यंजन है वो क्या है, मात्रा युक्त या स्वर युक्त है। दूसरा जो प्रश्न है वो हमारे से इस प्रकार से किया जा सकता है कि कोई भी एक शब्द को देकर के हमसे पूछा जा सकता है कि इस शब्द में कितने जो व्यंजन है जो मात्रा युक्त है, कितने व्यंजन मात्रा युक्त है। जैसे और एक उदाहरण के रूप में आप देख लो, ये देखिए, पृथ्वी, पृथ्वी शब्द में कितने व्यंजन स्वर युक्त है ना। तो ये हमारा प्रश्न है। तो यहां हम देखेंगे कि तो ये देखिए आप, प है, इनके साथ मात्रा लगी हुई है ना। तो इसका मतलब एक तो हमारे पास ये हो गया। फिर ये थ है, तो यहाँ आपको साफ दिख रहा है कि इसमें मात्रा है नहीं। दूसरा क्या आ गया हुआ है, तो यहाँ ये देखो, इसमें 2 व्यंजन ऐसे हैं जो मात्रा युक्त है। इस प्रकार से हजारों प्रश्न है ना वो किए जा सकते हैं। और कहने का मतलब है कि हमने अगर वर्ण विच्छेद को अच्छे से एक बार जान लिया कि वर्ण विच्छेद होता क्या है ना, तो वर्ण विच्छेद जहां किसी भी शब्द के जो व्यंजन है उससे उसकी मात्रा को अलग करके लिखना, या मात्रा और व्यंजन को पृथक पृथक लिखना क्या कहलाता है, वर्ण विन्यास कहलाता है। और व्यंजन में स्वर को जोड़ना या मात्रा को जोड़कर लिखना क्या कहलाता है, वर्ण संयोग कहलाता है। आज इससे आगे हम संयुक्त जो व्यंजन है उनकी हम बात करते हैं। आज संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं और वहां पर किस प्रकार के प्रश्न किए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ये देखिए आप। तो पहली बात तो ये कि संयुक्त व्यंजन होता क्या है, किसे कहते हैं। तो 2 भिन्न भिन्न जो व्यंजन है उनको मिलाकर एक व्यंजन के रूप में लिखना। कहने का मतलब 2 भिन्न भिन्न जो व्यंजन है या 2 अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर एक व्यंजन के रूप में लिखना क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। या यूं भी कह सकते हैं कि 2 भिन्न व्यंजनों को एक व्यंजन लिखने में अगर स्वर की बाधा नहीं है, कहने मतलब है कि 2 व्यंजनों के मध्य स्वर की बाधा या मात्रा बाधा विहीन जो व्यंजन होता है वो क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। और हमारी जो वर्णमाला है, या फिर यूं कहें कि वर्णमाला में जो संयुक्त जो वर्ण है इनके 3 क्रम है, यानी कि हम 3 प्रकार से इनको देख सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए आप, सबसे पहले जैसे अक्षय है ना, त्रय है, गे है और श्र। तो पहली कैटेगरी में हम इन्हीं 4 जो व्यंजन है इनको ही हम संयुक्त व्यंजन के रूप में देखेंगे। इससे आगे हम बात करें तो ये देखिए दूसरी कैटेगरी के रूप में, और ये देखिए आप, दह या फिर दह के नीचे रह या वह है ना, या ये देखिए आप, देखिए। तो ये कौन सी हो गई, ये दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरा अगर हम देखें तो ये देखिए आप, जैसे जिसमें दोनों व्यंजनों को अलग अलग लिखना, ये देखिए आप, इस तरह से अलग अलग करके लिखना। और ये देखिए आप,
कहने का मतलब है कि संयुक्त व्यंजन है उनको हम 3 श्रेणियों में देख सकते हैं ना। सबसे पहले हमें संयुक्त व्यंजन ये मानना है और उसके बाद इसको मानना है, फिर इसे मानना है। तो अब यहां पर भी प्रश्न वो इसी प्रकार किए जाएंगे कि निम्नलिखित में से किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है, तो वहां पर हमें सबसे पहले ये जो 4 संयुक्त व्यंजन है उनमें से एक का चुनाव करना है और उसके बाद दूसरे क्रम पर हमें इसे चुनना है और तीसरा जो क्रम है वहां पर हमें इनको देखना है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लो कि एक प्रश्न देख लेते हैं अपन कि किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। ये देखिए आप, और हमारे पास यहां पर जो ऑप्शन है नंबर 1 है कक्ष, दूसरा हमें मिला है विद्या, नंबर 3 पर है कर्म और नंबर 4 है चिन्ह। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है और हमें इसमें देखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। तो जैसा कि हमने यहां देखा कि जब मान लो कि ऑप्शन में ये तीनों दे रखे हैं तो ऐसी स्थिति में हमें केवल सबसे पहले ये जो 4 ऊपर वाले जो संयुक्त व्यंजन है ना उनको ही प्रमुखता देनी है। तो यहाँ सभी जो ये शब्द है सब में वैसे तो देखा जाए तो संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार और ये प्रश्न में दिए हुए जो विकल्प है उनके अनुसार हमारा उत्तर ये रहेगा, ये उत्तर माना जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जो विकल्प दिए हुए हैं वहां से हमें ये देखना होगा कि कौन सा सही है। दूसरा, जैसे मान लो कि इनको हटा करके और अन्य में होगा तो दूसरे में प्रमुखता हमें ये इन्हें देनी होगी। जैसे मान लो कि इसमें ये न होकर के और यहां पर शब्द उन्होंने कालांश लिख दिया, कालांश, ये देखिए आप। और अगला जो हमारे पास, अब देखिए इसमें हमें देखना है कि किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। तो यहां हमारा उत्तर अब ये रहेगा विद्या। और यहां पर क्योंकि विकल्प है उन्हीं के अनुसार हमें देखना है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन है। आगे देखिए आप, अगला हम देखेंगे व्यंजन द्वितीय। व्यंजन द्वितीय, पहले हमें ये जानना है कि व्यंजन द्वितीय होता क्या है। व्यंजन द्वितीय होता क्या है, एक बार आप इसको समझ जाएंगे व्यंजन द्वितीय को तो फिर आप ये प्रश्न भी अच्छे से कर सकते हैं। व्यंजन द्वितीय का मतलब है कि जहां किसी भी शब्द में 2 लगातार व्यंजन आए, यानी कि किसी भी शब्द में लगातार 2 व्यंजन आए तो वो क्या कहलाता है, या फिर यूं कहेंगे किसी भी शब्द में लगातार 2 समान व्यंजन आए तो वो क्या कहलाता है, व्यंजन द्वितीय कहलाता है। और जैसे ये देखिए आप, उच्च है, इसी प्रकार से और देखिए आप उल्लेख है, उल्लेख ना, तो ये क्या है, ये व्यंजन द्वितीय। और अन्य जैसे वाले और भी देख लो आप, जैसे भिन्न है, कहने का मतलब है कि 2 समान व्यंजनों का आना क्या कहलाता है, व्यंजन द्वितीय कहलाता है। तो आज की जो क्लास में हमने सबसे पहले ये संयुक्त व्यंजन देखा, फिर हमने व्यंजन द्वितीय की बात की, और अब हम आगे देखेंगे कि वर्णमाला में वर्णों का क्रम, वर्णमाला के अनुसार वर्णों का क्रम। तो क्रम का मतलब ये है कि वर्णमाला के अनुसार कौन सा जो वर्ण वो पहले आएगा, कौन सा वर्ण है वो बाद में आएगा।
तो आइए देखते हैं। वर्णमाला के अनुसार वर्णों का क्रम। और वर्णमाला में सबसे पहले हम स्वरों का क्रम देखते हैं, फिर व्यंजन का देखेंगे। स्वर आप जान गए होंगे, वे स्वतंत्र ध्वनियां जिसके उच्चारण में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। तो इसमें जैसे एक बार आप लिख लो इनको, ताकि वो अच्छे से यह याद रहेगा। जैसे अ है, आ है, छोटा ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और अब। ये देखिए आप, हिंदी में ये 11 स्वर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ये 11 स्वर माने जाते हैं और इनका क्रम यही रहेगा। अगर वर्णमाला में हम देखेंगे तो स्वरों में सबसे पहले अ वर्ण, ये नंबर 1 पर माना जाएगा। फिर दूसरे क्रम पर आ को प्रमुखता दी जाएगी, फिर छोटी ई को, इसी प्रकार से बड़ी ई को। कहने का मतलब है कि वर्णमाला के अनुसार स्वरों का जो क्रम है वो यही रहेगा। और जैसे एक शब्द देखिए आप, जैसे अनार है और दूसरा शब्द है आम। इनमें सबसे पहले कौन सा देखा जाएगा? सबसे पहले क्रम के अनुसार कौन सा देखा जाएगा? तो यहाँ अनार में नंबर 1 पर क्या आ रहा? ए आ रहा है ना। तो ये क्या है? क्रम 1 है इनका, है ना। सबसे पहले क्या देखा जाएगा? अनार देखा जाएगा। और जैसे मान लो कि इससे आगे और हो, इमली हो, इमली, है ना। तो नंबर 2 पर क्या दिखा जाएगा? आम। और नंबर 3 पर क्या जाएगा? इमली। इनके अलावा एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखना कि एक तो ये अनुस्वार, दूसरा ये के चंद्र बिंदु, और तीसरा क्या है? विसर्ग है। ये अपने समान जो वर्ण है उनमें ये सबसे पहले देखे जाएंगे। कहने का मतलब है कि ये जो अनुस्वार युक्त जो ए है, या फिर चंद्र बिंदु युक्त जो ए है, या विसर्ग युक्त जो ए है, ये अपने समान जो वर्ण है उनमें सबसे पहले देखे जाएंगे। जैसे आप एक शब्द के माध्यम से देखें, जैसे एक तो ये है अंत और एक ये है अत, है ना। तो इन दोनों जो शब्द हैं उनमें सबसे पहले और ये अंत देखा जाएगा, फिर अत। तो इस प्रकार से ये स्वरों का क्रम है। और इससे आगे हम व्यंजनों का क्रम देखेंगे। व्यंजनों के क्रम में भी वही बात है कि और व्यंजनों का जो क्रम है, इसमें आप जो मोटा सा जो ध्यान है वो ये देखना कि व्यंजन जिस क्रम में है वही क्रम रहेगा। कि जैसे सबसे पहले हम क को पढ़ते हैं तो सबसे पहले क को देखा जाएगा ना, और उसके बाद ख है, फिर ग है, ग है ना। तो ये इनका क्रम रहेगा। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यही है कि व्यंजनों में जो क्रम है उसमें अगर कोई व्यंजन आधा जो है वो व्यंजन अपने समान जो स्वर युक्त जो व्यंजन है उसके बाद देखा जाएगा। ये नहीं कहने का मतलब है कि स्वर रहित या बिना स्वर के या बिना मात्रा युक्त जो व्यंजन है वो सबसे अंत में देखा जाएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि इनसे संबंधित किस प्रकार से जो प्रश्न है वो किए जाते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।